डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपकी स्टडी में हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो क्लास, सुमन जोशी इज़ गोइंग टू टीच यू पैकिंग एफिशिएंसी टुडे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन अ लैटिस। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ स्पेस जो कि एटम्स, पार्टिकल्स या स्फीयर के द्वारा किसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई किया जाता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ लैटिस। सो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका? वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल इनटू 100। इतना क्लियर है? अब पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट किसकी होती है? हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है एफसीसी और सीसीपी, दोनों एक ही चीज़ है, आपको पता है, एंड एचसीपी। एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी, इन दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, दैट इज़ 74%। उसके बाद आती है बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। इनकी होती है 68% और लीस्ट पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव सेल्स की। प्रिमिटिव सेल्स की इनकी होती है 52.4%। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी या सीसीपी सेल्स की। तो इनमें पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब हमको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी कितना होता है? पिछली क्लास में बताए थे हम, 4 होता है। और हमने पार्टिकल्स को एज्यूम किया है स्फेरिकल शेप का, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधे सीधे पैकिंग एफिशिएंसी में रख दिया जाएगा फॉर्मूले में 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब एफसीसी की सेल का वॉल्यूम, सेल की एक एज की लेंथ अगर आप सपोज कर लें ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर आप इस लेंथ को एज्यूम कर लें कि ये ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला। अब हमने इसको अगर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में ये निकालना है, तो हमको आर को या तो ए के टर्म्स में या ए को आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को बी से मिलाता हुआ एक हम इस रेक्टेंगल का डायगोनल खींच देते हैं। तो अब ये डायगोनल खींचने पर ये क्या बन गया? ए बी सी, एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बन गया। रेक्टेंगुलर ट्रायंगल की साइड ए सी कितनी है? लेंथ इसकी हो गई ए, साइड बी सी इसकी लेंथ ए। अब साइड ए बी की लेंथ हमें पता नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं। सर्कुलर
स्फीयर्स हैं जो एक दूसरे की सरफेस को टच करते हैं किसी लैटिस में, हम ये एज्यूम करते हैं, यानी कि उनके बीच का स्पेस का गैप लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, हम ये मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब FCC या CCP स्ट्रक्चर में हर फेस में सेंटर में एक एटम होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर वाले एटम की डिस्टेंस अगर हम R मान लें, कॉर्नर वाले एटम्स की अगर R है तो बीच वाले एटम की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका तो पूरा इसका तो डबल R हो गई ना, दो रेडियस इसमें आ रही है, तो ये 2R के इक्वल टू हो जाएगा ना, ये 2R हो गया। तो टोटल जो AB डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी R की टर्म्स में अगर हम देखें तो R + 2R यानी 4R इसकी लेंथ हो जाएगी। तो अब हम इससे इन ट्राइंगल ABC AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4R का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि 16R स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। It implies that R इक्वल टू A√2। क्या किया हमने, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड्स का, ठीक है। तो अब इससे आपके दो कंक्लूजन निकलते हैं, क्या क्या, इधर A इक्वल टू 4R बाई √2, A इक्वल टू 4R बाई √2। अब डिनोमिनेटर से हमने √2 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4√2R डिवाइडेड बाई, अब नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4 यानी कि 2, √4 कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 से 4 को आप डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो गया आपका 2√2R। A इक्वल टू 2√2R। अब इस A की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे इस पैकिंग एफिशिएंसी की इक्वेशन में, तो ये हो जाता है 4 इंटू 4/3 πr³ 2√2R। ये A की वैल्यू है, तो A का क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 इंटू 3.14, सॉरी यहाँ पर मैं इंटू 100 लिखना भूल गई, इंटू 100, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 8, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, R इंटू R इंटू R, R³। अच्छा यहाँ पर मैं R³ लिखना भी भूल गई, R³ इसमें भी है ना, तो ये हो गया 4 2 जा 8, ये R³ से R³ गया, अब इस 2 से 2 2 जा 4 ये गया, इस 2 से ये गया, इंटू 100 भी है, तो अब ये हो गया 3.14 इंटू 100 बाई 3
2 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इसको निकालना भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बेटर होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ √2, √3, √7 और छोटी छोटी जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर आप याद कर लें तो बेहतर होगा। वैसे मैं इनको आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगी। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.414। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपका आता है 74%। अब देख लीजिए मैंने √2 की वैल्यू कैसे निकाली। कहाँ पे बताऊँ, ये यहाँ छोटी से छोटी नंबर से आप रूट निकालना शुरू करते हैं। तो 2 2 जा तो 4 हो जाता है, तो हम 1 लेते हैं। 1 1 जा 1, इसको डिडक्ट करके आएगा 1, और यहाँ पर इस 1 में 1 ऐड होके ये हो जाएगा 2। अब हम 2 से हमने 2 के आगे कोई एक नंबर लिखना है जिससे कि हमने इसको डिवाइड करना है 1 को। अब हम जानते हैं कि 2 से 1 वैसे ही डिवाइड नहीं होता है, तो 2 के आगे एक नंबर और लिख देंगे तो फिर तो होना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाकर यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 ऐड कर यहाँ पर हम 00 ऐड कर देंगे। अब 0 जब ऐड कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर ऐसी कोई डिजिट लिखेंगे जिससे यहाँ पर कोई डिजिट लिखेंगे तो ये 2 डिजिट हो जाएंगी। तो ऐसी डिजिट लिखनी है यहाँ पर जिससे इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर 100 या उससे लेस नंबर आए। तो हम क्या करते हैं, 4 लिख के देख लेते हैं। अभी मैं डायरेक्ट लिख ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है 414 इसका होता है, मुझे याद है, लेकिन आप चेक करके 100 या 100 से लेस वाली डिजिट लिखेंगे। तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 4 2 जा 8, 1 9, 96। तो ये हो गया डिडक्ट होकर के आ गया 4, और इधर ये वंस पोजीशन पर जो डिजिट होती है उसमें वही डिजिट ऐड होकर के नीचे आती है। तो यहाँ पर 4 में 4 ऐड होकर के आ गया 8, 2 ऐसे का वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है, अब 28 के आगे कोई हमने नंबर लिखना है जिससे हमने 4 को डिवाइड करना है, 4 को डिवाइड करना है, लेकिन 4 बहुत स्मॉल है, ऊपर हमने डेसिमल लगा रखा है, तो फिर से इसके आगे हमने 1 पेयर 0 0 का ले लिया। अब अगर हम इसके आगे 1 लिख दें तो 281 हो जाता है। 281 अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 281 2 जा तो 500 से भी ऊपर जाएगा। हमारे पास 4 है तो हमने 1 बार ही लिखना होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई तो किया, ऊपर 4 लिखना भूल गई थी, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 यहाँ पे लिख दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 281, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 9, कितना आ गया 119। ठीक है, 119 आ गया, और इधर इस 1 में 1 ऐड हो जाएगा। 1 में 1 ऐड होकर के आ गया 2, और पीछे का 28 वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब 282 के आगे कोई डिजिट लिखेंगे तो फिर 119 में तो वैसे ही डिवाइड नहीं जाता, ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, फिर से हम इसमें 1 पेयर ऑफ ज़ीरोज़ डाल देते हैं। उसके बाद हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर भी लिख देते हैं। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 1 जो कैरी था 9, 4 8 जा 32, 2 3 कैरी आ गया, 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11। तो इतना ये आ गया। इसके आगे ये बहुत लंबा, ये 15 डिजिट का आता है इसका स्क्वायर रूट, लेकिन इतना लंबा हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए 1.414 इनफ है। तो इस तरह से आप रूट फाइंड आउट करेंगे। ये अंडर रूट निकालने के लिए अगर आप
और एग्जाम्पल्स और देखना चाहेंगे या फिर इसको सीखना चाहेंगे तो मुझे बोल दीजिएगा। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए, लॉग वैल्यूज़ एंड अंडर रूट वगैरह निकालना सिखाने के लिए, ठीक है। कमेंट्स में मुझे आप बताइएगा। इसके बाद हमारी आ गई पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। अब BCC कैसे होते हैं? BCC में आपको पता है क्या होता है, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, तो फॉर्मूला फिर वही रहेगा, PA पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब हमको पता है BCC में पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC इक्वल टू 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, यानी 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। अगर ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सेल, अगर सेल की एज A है तो A क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब हमको अगेन इससे निकालना है, A की वैल्यू को निकालना है R के टर्म्स में, ताकि हम फर्दर कैलकुलेट कर सकें, नहीं तो अब आगे को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम A की वैल्यू R के टर्म्स में निकालने के लिए हमको क्या करना है, अब अगर हम इसको बोल दें A B C D E F G H, चारों कॉर्नर्स का हमने नाम रख दिया। अब हमको क्या चाहिए, अब अगर हम A और G को मिला देते हैं, A और G को हम मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डायगोनल AG बना, इसके बीच में स्फेयर आया ये, ठीक है। अब इस डायगोनल AG की हमको लेंथ पता नहीं है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस डायगोनल की लेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब हम A और C को मिलाएंगे तब तो हमारा रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बनेगा ना, तो A और C को भी हम मिला देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बन गया ट्रायंगल ACG। हमको केवल GC की लेंथ पता है, GC की लेंथ कितनी है, A, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब की एक एज है, तो इसकी लेंथ हमको पता है A, बाकी हमको ना AC पता है ना AG पता है, तो दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम निकालेंगे AC, तो AC निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, ABC। क्यों? क्योंकि इसमें हमको AB की लेंथ पता है A, और BC की लेंथ भी पता है A, ठीक है। और ABC अगेन कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बन रहा है। रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बन रहा है तो AC की लेंथ क्या हो जाएगी, इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, यानी कि AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू A√2। क्या किया हमने, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये जो लेंथ आई हमारी, ये कितनी आ गई अब, A√2, ठीक है। अब हमको ये पता है A, ये पता है A√2 ट्रायंगल ACG में, तो हम अब AG की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, इन ट्रायंगल ACG AC इक्वल टू A√2, GC इक्वल टू A, तो डायगोनल AG, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, AG स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा
a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a² प्लस a स्क्वायर। ठीक है, √2 इंटू √2 2 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 2a² हो गया। अब इधर AG जो है, AG आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड स्फीयर से हो करके जा रहा है डायगोनल। ठीक है, तो अब इसमें अगेन हम ये मान लेते हैं कि एटम्स जो हैं स्फेरिकल साइज के हैं और एक दूसरे को टच करते हुए क्यूबिक सेल में पैक्ड रहते हैं, यानी कि इनके बीच का जो स्पेस है, गैप है, वो अप्रॉक्स 0 रहता है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कॉर्नर वाले एटम की डिस्टेंस हो गई r, यानी रेडियस के बराबर, इसकी भी हो गई r, और बीच वाला जो बॉडी सेंटर्ड वाला जो स्फीयर है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, डायमीटर के इक्वल, यानी कि 2r। ठीक हो गया, तो यानी कि ये है 4r का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा 16r² इक्वल टू 3a²। तो दोनों साइड हम अंडर रूट ले लेते हैं, 4r इक्वल टू a√3। इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हम निकाल लेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 4/√3r। अब a की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 2 × 4/3 इंटू 3.14 इंटू r³ डिवाइडेड बाय, सबकी वैल्यूज़ रख दी हैं मैंने, a³ की जगह हम लिख देते हैं 4r/√3 का क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 × 4/3 इंटू 3.14 इंटू r³ सॉरी यहाँ पे फिर 100 लिखना भूल गई हूँ, r³ डिवाइडेड बाय 4r³, 4 × 4 × 4 r³ डिवाइडेड बाय 3√3। √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3। अब 4 से 4 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 जा बार, ठीक हो गया। r³ से r³ कैंसिल, अब बचा क्या 3.14/3 इतना रह गया ऊपर, इंटू डिवाइडेड बाय 2 × 4 8, 8/3√3 इंटू 100 ये रह गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 3√3/8 मल्टीप्लाई में चली जाएगी तो यानी कि ये इक्वेशन हो जाती है 3.14 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय 3 × 8 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें 3 से 3 कैंसिल, 3.14 इंटू √3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। तो √3 की वैल्यू हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 3.14 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू हो गई 1.732 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है 68%।
अभी बहुत इजी हो गया, केवल मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करके आता है 68%। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल सेल, तो इसमें तो इजी है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू सिंपल सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल सीधे सीधे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय सेल की एज हो गई a और वॉल्यूम ऑफ द सेल हो गया a क्यूब। अब a और r के बीच में इसमें क्या रिलेशन है वो निकालने के लिए हमको फिर से क्यूब बनाना है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल सेल्स कितनी हो जाएगी, वही ऊपर के फॉर्मूले में हम रख देंगे। सिंपल सेल में नंबर ऑफ एटम होता है 1, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम 1, तो 1 एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। और वॉल्यूम ऑफ द सेल, अब सिंपल सेल में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल की एज लेंथ वही a, तो वॉल्यूम ऑफ सेल कितना हो जाएगा, ये एज लेंथ हो जाएगी a, तो वॉल्यूम ऑफ सेल a क्यूब हो गया, ठीक है, इनटू 100। अब हमने क्या करना है, a और r के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिक सेल में कहीं पे कोई फेस में नहीं, कोई बॉडी के बीच में नहीं, कहीं पे कोई एटम नहीं, केवल कॉर्नर्स पे होता है। और हम जानते हैं कि एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को लगभग टच करते हुए हैं। तो ये बहुत ही इजी है। देखिए एज की लेंथ कितनी हो जाएगी r के टर्म्स में, अगर हम देखें इस स्फेयर की रेडियस ये, इसकी रेडियस ये, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2r, ठीक है। तो a क्यूब की जगह हम अब लिख देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 4/3 पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 4/3 इंटू 3.14, आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल कर देंगे, अभी साफ साफ लिख देते हैं पहले, 8r क्यूब इंटू 100। अब आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8 इक्वल टू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये 2 भी 3 के साथ चला जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो अभी 2 है, मल्टीप्लाई में जाके 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 3 के साथ आ जाना है इसने, तो 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है, 3 इंटू 2 यानी 6। तो अब ये आपका हो गया इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका आता है 52.4%। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपकी स्टडी में हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।